बात है 13 फरवरी 1879 की। हैदराबाद के एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ। पिता हैदराबाद के निजाम कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जबकि माँ एक कवित्री जो कि बांग्ला भाषा में लिखती थी। जैसे जैसे बेटी बड़ी हुई, उसमें माँ और पिता दोनों के गुण दिखाई देने लग गए। पढ़ने में तो वो होशियार निकली ही, कविता भी वो बहुत अच्छी लिख लेती थी। जब वह 11 साल की हुई तो एक रोज़ वो अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, मैंने एक कविता लिखी है, प्लीज़ सुन लो ना। माँ बड़े प्यार से बेटी की कविता सुनने बैठ गई। इतने में पिता भी आए और माँ के पास बैठ गए। बेटी ने कविता ऐसे पढ़कर सुनाई कि दोनों का मन गदगद हो गया। वो उसे शाबाशी देते हुए बोले, तुम तो गाने वाली चिड़िया जैसी हो। उन्होंने शायद बच्ची के हुनर को पहचान लिया था, क्योंकि माता पिता की कही यही बात सच भी साबित हुई। आगे चलकर यही बच्ची भारत की कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हुई और उसे ये टाइटल दिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। जी, ये कहानी है प्रसिद्ध क्रांतिकारी कवित्री, स्वतंत्रता सेनानी, कार्यकर्ता, एमिनेंट स्पीकर और भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू की, जिनके जन्मदिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरोजनी नायडू के परिवार में 8 भाई बहन थे। उनमें से सबसे ज्यादा तेज और होशियार वही थी। जब वह 12 साल की हुई तो उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा फर्स्ट क्लास में पास कर ली। इसी दौरान उन्होंने एक नाटक लिखा जिसका नाम था माहिर मुनीर। इस नाटक को खूब पसंद किया गया। जब समय आया आगे की पढ़ाई के बारे में तय करने का, तब उनके पिता ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम विज्ञान पढ़ो और वैज्ञानिक बनो। लेकिन सरोजनी नायडू का पहला और आखिरी प्यार था लिटरेचर, इसलिए उन्होंने माता पिता की इजाज़त से उसी ओर रुख करने का फैसला कर लिया। वह 16 साल की थीं जब उन्हें हैदराबाद के निज़ाम से स्कॉलरशिप मिल गई और वो लंदन के किंग्स कॉलेज में पढ़ने चली गई। लंदन में उनकी मुलाकात 2 ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने आगे चलकर उनकी ज़िंदगी में अहम भूमिका अदा की। उनमें से एक थे गोविंद राजुलू नायडू। गोविंद राजुलू पेशे से डॉक्टर थे। सरोजनी नायडू को उनसे प्यार हो गया और वो चाहती थीं कि वो उनसे शादी कर लें। लेकिन इस रास्ते में एक दीवार थी और वो थी जाति की दीवार। गोविंद राजुलू ब्राह्मण नहीं थे, जबकि सरोजनी नायडू एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन इसके बावजूद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। पिता ने भी उनका साथ दिया, लेकिन ये उस समय के हिसाब से बहुत ही साहसी कदम था। 1898 में वो भारत वापस लौट आई और उसी साल दोनों ने शादी कर ली। उस समय उनकी उम्र थी सिर्फ 19 साल। इस शादी से उनकी 4 संतानें हुईं। सरोजनी नायडू को हिंदी के अलावा अंग्रेजी, बांग्ला और गुजराती भाषाएं आती थीं। इतनी काबिल थीं, फिर भी वो भारत बिना किसी डिप्लोमा या डिग्री के लौट आई थीं। उनका लंदन जाना शायद नियति का ही खेल था, या फिर उनका अपना खेल, क्योंकि वहाँ उनकी मुलाकात हुई प्रसिद्ध साहित्यकार सर एडमंड विलियम गॉस से, जिनसे वो हमेशा से मिलना चाहती थी। सर एडमंड विलियम गॉस ने सरोजनी नायडू की कविताएं सुनी तो वो उनसे बहुत प्रभावित हुए। तब उन्होंने नायडू से कहा था कि वो भारतीय समाज को ध्यान में रखकर कविताएं लिखें। उन्होंने ही सरोजनी नायडू को भारत देश के पर्वतों, मंदिरों, नदियों और उनके सामाजिक परिवेश के बारे में लिखने के लिए प्रेरणा दी थी। उनसे मिलने के बाद सरोजनी नायडू की कविताएं और परिपक्व हो गईं। उनकी कला में और निखार आ गया। वो रचनात्मकता की नई ऊंचाइयों पर चढ़ने को पूरी तरह तैयार हो गई। नतीजा ये हुआ कि 1905 में द गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम से उनका पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हो गया। उसके बाद बर्ड ऑफ टाइम और फिर द ब्रोकन विंग ने उन्हें अपने समय की अग्रणी कवित्री के रूप में स्थापित कर दिया। उनकी कविताएं भारत की सुंदरता और भावना को दर्शाती थीं।
उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध कविताओं में हैं द इंडियन वीवर्स, द स्नेक चार्मर और द साड़ी ऑफ सीता। सरोजनी नायडू की कविताएं व्यापक रूप से पढ़ी गईं और सराही गईं और उन्हें भारत की कोकिला के रूप में जाना जाने लग गया। ये नाम उन्हें दिया महात्मा गांधी ने। उन्नीस सौ 17 में आए सरोजनी नायडू के तीसरे काव्य संग्रह द ब्रोकन विंग के बाद उनके काव्यमय जीवन में लगभग ठहराव सा आ गया था, क्योंकि उनका ध्यान राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की ओर बढ़ गया था। तब गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी जिनसे लोगों के मन में क्रांति की लौ जगे, जिससे वह स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। 1916 में वो महात्मा गांधी से मिली, जिसके बाद से उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई। जब महात्मा गांधी ने औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब सरोजनी नायडू इस आंदोलन में कूद पड़ी। गांधी जी के प्रभाव से सरोजनी नायडू एक महान वक्ता बन गई। अब वो देश भर में घूम घूम कर भाषण देने लगी। लोग उनके भाषणों के प्रशंसक हो गए थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वो कांग्रेस की एक प्रमुख नेता बन चुकी थी। अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण वो कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष भी बनी। साल 1932 में सरोजनी नायडू भारत की प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका भी गईं और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। उनकी जयंती के अवसर पर 15 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। भारत की विकास यात्रा में एक पड़ाव था महिला सशक्तिकरण का। आधी आबादी के साथ न्याय करना और उसे ताकत देना नए भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों की जड़ें समाज में गहरी समाई हुई थीं। ऐसे में समान अधिकार और महिलाओं के मताधिकार के बारे में सोचना भी मुश्किल था, लेकिन ये कर दिखाया सरोजनी नायडू ने। आज़ादी की लड़ाई के दौरान और उसके बाद के विकास में समाज, राजनीति और साहित्य जगत में सरोजनी नायडू ने बदलाव के कई ऐसे ब्लूप्रिंट पेश किए जो आज भी भारत के विकास की राह रोशन कर रहे हैं। उन्होंने नारी मुक्ति आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारतीय महिलाओं की शिक्षा, हिंदू विधवाओं की दशा को सुधारने और उनके पुनर्विवाह के साथ साथ महिलाओं के मताधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषयों को भी उठाया। सरोजनी नायडू का नजरिया महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर बिल्कुल सटीक और साफ था। उनका मानना था कि उनके हित और हक बराबर हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए उनके इन्हीं कदमों की वजह से उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। छब्बीस जनवरी 1950 के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। आज़ादी के बाद भारत के संविधान को बनाने के लिए 389 सदस्यों की एक संविधान सभा बनाई गई थी। इनमें 15 महिलाओं को भी शामिल किया गया था, जिनमें से एक थी सरोजनी नायडू। पूरी संविधान सभा ने मिलकर तर्क वितर्क के साथ हर पहलू को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान का निर्माण किया था। हर सदस्य की राय को महत्वपूर्ण समझा गया था। तब सरोजनी नायडू ने न सिर्फ भारत के आधिकारिक ध्वज के लिए अपील की थी, बल्कि जब भारत आज़ाद हुआ और राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से लागू किया गया, तब सरोजनी नायडू ने सभी सदस्यों को राष्ट्रीय ध्वज के नीचे खड़े होने के लिए प्रेरित भी किया था। उन्होंने कहा था, याद रखें कि इस झंडे के नीचे कोई राजकुमार नहीं है और कोई किसान नहीं है, कोई अमीर नहीं है और कोई गरीब नहीं है। यहाँ कोई विशेषाधिकार नहीं है, केवल कर्तव्य और बलिदान है। चाहे हम हिंदू हों या मुस्लिम, ईसाई, जैन, सिख या पारसी या कोई भी और, हमारी भारत माता का हृदय अविभाजित है। उसकी आत्मा को बांटा नहीं जा सकता। भारत के पुरुष और महिलाएं खड़े होकर इस ध्वज को सलाम करें। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप सब उठें और झंडे को सलाम करें। उनके इस भाषण से सभागृह देशभक्ति के नारों से गूंज उठा था। एक स्वतंत्रता सेनानी,
असाधारण कवित्री और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाली शिरोमणि सरोजनी नायडू की इस दास्तान के साथ ही आज का ये शो हमें यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। इस वादे के साथ कि किसी और हस्ती की प्रेरक दास्तान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।